नमस्कार। आज इस ट्रेनिंग में हम कक्षा प्रबंध के बारे में बात करेंगे। कक्षा प्रबंध में 6 प्रमुख आर होते हैं और आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला आर है रैपो या संबंध, दूसरा है रेलेवेंस या वास्तविकता, तीसरा है रिसोर्सेज या साधन, चौथा रूटीन या कार्यकलाप, पांचवा है रिवॉर्ड्स या पुरस्कार और छठा है रेगुलेशन यानी नियमन। अगर इन 6 बातों का ध्यान रखा जाए तो कक्षा प्रबंध में बहुत आसानी होती है। कक्षा प्रबंध का पहला आर है रैपो या फिर संबंध। इसके लिए हमें कुछ सवाल अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है। एक प्रभावशाली कक्षा प्रबंध के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ और उनके परिवार के साथ एक संबंध बनाएं, जिसके लिए कुछ बातें ध्यान रखना अनिवार्य है। कक्षा को व्यवस्थित रखने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों के लक्ष्य क्या हैं। कक्षा प्रबंध तभी सही तरीके से हो पाएगा जब हमें बच्चों की वास्तविकता का ज्ञान होगा। बच्चे कहाँ से आते हैं, उनके परिवारों की स्थिति क्या है। हमारे बच्चों में बहुत सारे अनुचित व्यवहार पाए जाते हैं। कक्षा प्रबंध के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि ये व्यवहार क्यों हो रहे हैं और इनके पीछे वजह क्या है। कक्षा प्रबंध में उसका उपाय ज़रूर होना चाहिए। बच्चों के साथ काम करने के लिए एक उचित समय होता है। एक अध्यापक को ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सा समय किस कार्य के लिए उचित है और उस समय को उस कार्य के लिए निर्धारित कर लेना चाहिए। हर बच्चा विभिन्न तरीकों से सीखता है। कक्षा प्रबंध का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा ये है कि अध्यापक को पता हो कि बच्चों का पसंदीदा सीखने का तरीका क्या है और उसके लिए कक्षा में व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम ये सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमें कक्षा प्रबंध करने में आसानी होगी और हमारा कक्षा का प्रबंध बहुत ही प्रभावशाली होगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि कक्षा का प्रबंध सिर्फ कक्षा में पाई जाने वाली वस्तुओं और कक्षा में होने वाले कार्यों के ऊपर निर्भर है, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों के कक्षा में आने से पहले व्यवस्थित करने से कक्षा के प्रबंध पे प्रभाव पड़ता है। उसमें से पहली चीज़ है बच्चों के लक्ष्य। अगर बच्चों के लक्ष्य वास्तविक नहीं हैं तो कितना भी कोशिश कर लें, हमारी कक्षा का प्रबंध बिगड़ जाएगा। अगर लक्ष्य बच्चों की काबिलियत से ऊपर हैं तो बच्चे ध्यान नहीं देंगे और अगर लक्ष्य बच्चों की काबिलियत के नीचे हैं तो बच्चे बोर हो जाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में कक्षा का प्रबंध बिगड़ जाएगा। इसलिए उचित लक्ष्यों का चयन करना कक्षा प्रबंध के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है पाठ्यक्रम का चयन करना। वह पाठ्यक्रम चुनिए जो बच्चों के चुने हुए लक्ष्यों से मेल खाए। यहाँ भी अगर बहुत कठिन या बहुत आसान पाठ्यक्रम चुनेंगे तो बच्चों को सीखने में तो परेशानी आएगी ही, लेकिन आपको भी सिखाने में कठिनाई होगी और कक्षा का प्रबंध अपने आप ही बिगड़ जाएगा। इसलिए सही पाठ्यक्रम का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। हम सब ये जानते हैं कि हमारे बच्चों की उम्र एक होकर भी
वे विभिन्न योग्यताओं के साथ आते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कक्षा में ग्रुपिंग बहुत सोच समझ के करें। एक जैसी योग्यताओं के बच्चों को एक ग्रुप में और बाकी को दूसरे ग्रुप में डालने से कक्षा में पढ़ाने में आसानी आएगी और सही तरीके से कक्षा का प्रबंध करने में आपको सफलता मिलेगी। कक्षा प्रबंध में अगला आर है रिसोर्सेज या साधन। क्या वे साधन हैं जिससे हम अपनी कक्षा का प्रबंध अच्छी तरीके से कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले आता है कक्षा या क्लासरूम। किस तरीके से बच्चे को बैठाया जाए और क्लासरूम में और किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे बच्चे व्यवस्थित रूप से बैठें और कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों पर ध्यान दें। कक्षा व्यवस्था करने के कुछ तरीके हैं। पहले है परंपरागत शैली, जो अधिक स्कूलों में देखी जाती है, जिसमें बच्चे एक के पीछे एक मेज और कुर्सी लगाकर बैठते हैं। दूसरी है गोलाकार शैली, जिसमें बच्चे एक गोलाकार टेबल के इर्द गिर्द बैठते हैं। और तीसरी आती है अर्ध गोलाकार या सेमी सर्कल शैली। देखा गया है कि ये शैली हमारे बच्चों को पढ़ाने में सबसे प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें सभी बच्चे अध्यापक को अच्छी तरह से देख सकते हैं और अध्यापक हर बच्चे के पास ज़रूरत पड़ने पर उतनी ही आसानी से पहुंच सकता है। कक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं। संवेदी परिस्थितियों को नियंत्रण में रखना ज़रूरी है। अगर कक्षा में बहुत आवाज़, बहुत रोशनी होगी तो हो सकता है कुछ बच्चे उससे परेशान हो जाएंगे। अपनी कक्षा को कुछ क्षेत्रों या जोन्स में बांटना कक्षा प्रबंध का एक अच्छा तरीका है। कुछ बच्चों को चहल पहल, आवाज़, एक दूसरे से मिलना, ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यही बातें कुछ बच्चों को परेशान कर देती हैं। तो एक ही कक्षा में अगर इस तरह से क्षेत्र या जोन्स बनाए जाएं, जिसमें एक जगह पर बच्चे ग्रुप में एक साथ गतिविधि करें और एक क्षेत्र ऐसा हो जिसमें अगर कोई बच्चा ग्रुप में गतिविधि नहीं करना चाहे तो कुछ समय अकेले बैठकर उसको काम करने की सुविधा हो। कक्षा की व्यवस्था इस रूप से होनी चाहिए कि बच्चों के संचलन में परेशानी ना आए। कक्षा व्यवस्था में सब बच्चों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान देना चाहिए। एक प्रभावशाली कक्षा प्रबंध के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कक्षा में एक मेल्ट डाउन जोन हो। ये वह जगह है जब बच्चों को अगर कोई मेल्ट डाउन या अनुचित व्यवहार दिखाता है तो इस जोन में उसे बैठाया जाए और उसको शांत करने के लिए वहाँ पर संवेदी सामग्री भी रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बहुत बार होता है कि एक ही कक्षा में विभिन्न स्तर के बच्चे बैठते हैं, जिनकी पढ़ने की और समझने की क्षमता अलग अलग होती है। कक्षा प्रबंध का एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण हिस्सा है अध्यापक का इन विभिन्न स्तरों का पहचानना और हर एक स्तर के लिए उचित शैक्षणिक सामग्री तैयार करना। इससे कक्षा प्रबंध पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। कक्षा प्रबंध का एक और बहुत ही साधारण उपाय है कि कक्षा में उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री को प्रतिदिन एक ही जगह पर रखना, जो बच्चे देख पाएं और ज़रूरत पड़ने पर अपने आप निकाल पाएं। कक्षा में पाए जाने वाली हर सामग्री पर नाम पत्र या लेबल लगाने से भी बहुत फ़ायदा होता है। इस लेबल पर सामग्री का नाम व उसकी तस्वीर लगाने से कक्षा का हर विद्यार्थी
उस सामग्री को पहचानकर अपने आप उसे इस्तेमाल कर सकता है। अगला आर है रूटीन और रूल्स या कार्यकलाप और नियम। हमारे बच्चों को एक व्यवस्थित दैनिक कार्यक्रम से बहुत फायदा होता है। अगर ये कार्यक्रम दृश्यों द्वारा उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें समझने में बहुत आसानी होती है और इससे उनके व्यवहार में बहुत सुधार आता है। इसे हम विजुअल शेड्यूल भी कहते हैं। कई बार बच्चे इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता कि पूरे दिन में उनके साथ क्या होने वाला है। इससे लिए संक्रमण कार्ड या ट्रांजिशन कार्ड बहुत फ़ायदा देते हैं। इनके द्वारा बच्चों को बताया जाता है कि उन्हें पहले क्या करना है और उसके बाद उन्हें क्या मिलेगा। इससे बच्चों को स्थिति पर नियंत्रण का अभाव होता है और ये व्यवहार प्रबंधन के लिए बहुत प्रभावशाली तकनीक है। कक्षा प्रबंध का एक और बहुत अच्छा तरीका है कि कक्षा के नियम पहले से ही निर्धारित कर लिए जाएं और बच्चों को ये नियम विस्तार से समझाए जाएं। ये बताना कि उनसे क्या अपेक्षित है और क्या बातें कक्षा में स्वीकार नहीं की जाएंगी। कक्षा के नियमों को बार बार बच्चों को दोहराएं और हर बार नियम ना पालन करने पर एक जैसी प्रतिक्रिया दें। समय सारणी या टाइम टेबल कार्यकलाप का एक बहुत ही सरल साधन है और हर विद्यालय में इस्तेमाल किया जाता है। टाइम टेबल को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ सुझाव हैं। टाइम टेबल बच्चों के लक्ष्यों को ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए। बच्चे कितने समय तक बैठ सकते हैं और उनकी ध्यान देने की अवधि कितनी है, ये भी टाइम टेबल बनाते समय ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल में शैक्षणिक स्कूल में दी जाने वाली गतिविधियाँ और खेल कूद, गाना, डांस इत्यादि का एक संतुलित मिश्रण होना चाहिए। टाइम टेबल ऐसा बनाया जाना चाहिए कि उसमें कोई बदलाव या संशोधन करने की व्यवस्था हो। टाइम टेबल को सरल भाषा में दृश्यों द्वारा चिह्नित करके ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां बच्चे उसे देख पाएं और उसका पालन आसानी से कर पाएं। अगला आर है रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट या पुरस्कार और सुदृढ़ीकरण। कक्षा प्रबंध का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करना और अनुचित व्यवहार को रोकना। अच्छे व्यवहार के लिए बच्चे को किसी भी प्रकार का पुरस्कार दिया जा सकता है और अनुचित व्यवहार में कोई भी सज़ा ना देकर बल्कि उनसे उनकी पसंद की चीज़ ली जा सकती है। कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं। बच्चे से जो अपेक्षित है वह बच्चे को सरल और सीधी भाषा में पहले से ही बताया जाए। जो बच्चे से अपेक्षित है उसका एक चार्ट बनाया जाए जिसमें चित्रों का प्रयोग हो। पुरस्कार के तौर पे जो कुछ भी चीज़ दी जाए वह पहले से निर्धारित होनी चाहिए। हर बार जब बच्चा आपकी अपेक्षित गतिविधि करता है तो हर बार वही पुरस्कार जो निर्धारित किया है वह मिलना चाहिए। पुरस्कार उसी समय देना चाहिए जिस समय व्यवहार हो। एक बार जब बच्चा वो गतिविधि लगातार करने लगे तो पुरस्कार की अवधि घटाई भी जा सकती है। ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं कि पुरस्कार में कोई भौतिक वस्तु दी जाए। स्टिकर, स्टार, स्माइली, एक जप्पी कुछ भी दिया जा सकता है। आखिरी आर है रेगुलेशन या नियमन। कक्षा प्रबंध का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों में भावनात्मक नियमन होना और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब जान लें
कि बच्चों में विभिन्न प्रकार के भावनात्मक क्षेत्र रहते हैं। पहला है नीला क्षेत्र। इस क्षेत्र में बच्चे अधिक रूप से दुखी, थके हुए या फिर बोर होते हुए नजर आते हैं। दूसरा क्षेत्र है हरा क्षेत्र। इस क्षेत्र में बच्चे शांत, खुश और सीखने के लिए तैयार नजर आते हैं। तीसरा क्षेत्र है पीला। इस क्षेत्र में बच्चे हताश, परेशान या अति सक्रिय दिखते हैं। और चौथा क्षेत्र है लाल। इस क्षेत्र में बच्चे अनुचित व्यवहार दिखाते हैं, जैसे चिल्लाना, मारना, गुस्सा होना इत्यादि। अब हमें ये पता चला कि बच्चों में भावनात्मक क्षेत्र होते हैं, लेकिन इन क्षेत्र को पहचानकर उनमें क्या गतिविधियां की जाएं, उसके लिए कुछ सुझाव हैं। जब बच्चा नीले क्षेत्र में हो, आपको लगे कि वह बोर हो रहा है या दुखी है, तो उसे ताज़ी हवा में भेजें। कोई गाना सुनने के लिए कहें या कुछ सौम्य व्यायाम करने के लिए कहिए। जब बच्चा हरे क्षेत्र में हो, तो बच्चा सीखने के लिए तैयार है। हमें ये समय खोना नहीं है और बहुसंवेदी या मल्टी सेंसरी तरीकों से उस बच्चे को सिखाना है। जब बच्चा पीले क्षेत्र में है, तो अध्यापक को ये समझ लेना चाहिए कि बच्चा मेल्ट डाउन की तरफ बढ़ रहा है। ये सही समय है उसे रोकने का। ये समय पर शिक्षक को बच्चे को संवेदी सामग्री या सेंसरी मटेरियल देके उसकी भावनाओं को नियंत्रण में लाना है। और अगर बच्चा लाल क्षेत्र में पहुंच चुका है, तो शिक्षक को उसे एक एकांत जगह में ले जाना चाहिए। उससे छोटे छोटे सरल वाक्यों में बात करनी चाहिए। बच्चे को कुछ ऐसी जगह पर अकेला छोड़ना चाहिए जहां पर वो सुरक्षित हो। गहरी लंबी सांस लेने के लिए बोलना चाहिए और किसी प्रकार की संवेदी सामग्री भी उसे दी जा सकती है। कक्षा प्रबंध के कुछ और स्वर्ण नियम ये हैं। अध्यापक को हर परिस्थिति में अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। अध्यापक हमेशा सरल, शांत और छोटे वाक्यों में बच्चों से बात करे। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ चित्रों का भी प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को एक साथ बहुत सारे आदेश मत दीजिए। बच्चों के साथ किसी भी तरीके की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हर बच्चा अलग है और हर बच्चे के लिए एक जैसी कार्यविधि लागू नहीं हो सकती। बच्चों के साथ कभी झूठी तारीफ की आदत मत डालिए। उन्हें हमेशा सच्ची प्रतिक्रिया दीजिए। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे कोई भी अनुचित व्यवहार हमें परेशान करने के लिए नहीं करते। अध्यापकों को बच्चों के प्रति हमेशा सहानुभूति से काम करना चाहिए। आशा करते हैं कि ये ट्रेनिंग आपको फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर इस ट्रेनिंग के बारे में आपको कोई भी शंका या सवाल है, तो कृपया अपने ज़ोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए। धन्यवाद।